हेलो एवरीवन, वेलकम टू IBES शिमला। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ नेक्स्ट मॉक पेपर डिस्कशन विद डिफरेंट पैटर्न। इससे पहले हमने मॉक जो है वो 3 डिस्कस किए थे, सब अपने अपने पैटर्न डिफरेंट पैटर्न्स पे डिस्कस किए थे। सो आज का जो मॉक पेपर रहेगा वो और भी अलग पैटर्न में है, डिस्कशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज दिस इज अ राइट नाउ पैटर्न जो आपके जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। So let's start with the discussion. But before, I just want to make a special announcement that IBS लेके आया है starting of a new batch for banking, PO, SSC and all. So you can apply for the fresh new batch. Thank you so much. Thank you. So शुरू करते हैं discussion part. Let's start with the first one. Okay. फर्स्ट पार्ट जो है जैसे हमने पिछला पेपर में डिस्कस किया था, कहीं पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन ही आरसी पे आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, और कहीं पर इट मे बी सम ऑफ द अदर एक्सरसाइज, कोई ग्रामेटिकल एक्सरसाइज या क्लोज टेस्ट डाला है, तो सेम केस गोज टू हियर आल्सो। ये वाले पैटर्न में भी कुछ ऐसा ही है। सो इन दिस वन you need to read the direction first, ठीक है। ओके, बिफोर आई शुड स्टार्ट अबाउट टू स्टार्ट अ पेपर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं आपको बोलना चाहूंगी। अभी आप इस पेपर के पैटर्न को देखोगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये वाला जो पेपर है बहुत ही लेंथी पेपर है, देखने में ही बहुत लेंथी है, और इसमें रीडिंग जो हैबिट है बहुत ज्यादा डिमांड की गई है। सो आई रियली वांट एवरीवन कि इस तरीके का अगर पेपर पैटर्न आता है तो आपको 2 चीजों की बहुत अच्छे से जरूरत रहेगी। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि थॉरो रीडिंग, क्विक रीडिंग की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई क्विक रीडिंग कर पाएगा तो ही ये पेपर अटेम्प्ट कर पाएगा, नहीं तो विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम के अकॉर्डिंग नहीं तो पेपर आपका छूट सकता है। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज यू नीड अ क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, क्विक रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आंसर अटेम्प्ट करने हैं, सब कुछ करना है। सो क्विक रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग की डिमांड जो है ये पेपर, जो वाला पेपर पैटर्न है वो जरूर कर रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, right? So what will be the question part? Direction 71 to 75th question. In the passage given below, there are blanks which are filled with the option given below, right? Find out the appropriate word in each case which can most suitably complete the sentence without altering the meaning of the sentence. Choose the option E if the word already given in the blank is correct. Now the thing is, examiner twist दिया है, ठीक है। वैसे तो ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ही पार्ट है, ट्विस्ट क्या दिया गया है कि ये, ओके, आई शो यू द क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, प्लीज हैव अ लुक टू दिस वन। ट्विस्ट इसमें ये है कि आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक जो है यहाँ पर प्रोवाइडेड किए गए हैं। वेट, ओके, जैसे कि यहाँ पर प्रोवाइडेड है आपका नंबर 1 के साथ आपको एक वर्ड दिया गया है ग्रेट, ठीक है। यहाँ पर ग्रेट वर्ड दिया गया है, प्लीज हैव अ लुक। नंबर 2 में आपके पास जो स्टेटमेंट है, इट इज इन अनडेटिंग, ठीक है, ये स्टेटमेंट दी गई है। देन नंबर 3 में, लेट्स हैव अ लुक, नंबर 3 में है आपके पास कंडर्न्स, ठीक है, ये अलग है। ओके, नंबर 4 में द वर्ड इज गिवन एज न्यू, ठीक है, न्यू वेदर सिस्टम के अकॉर्डिंग दिया गया है। एंड नंबर 5 में आपको वर्ड दिया गया है इश्यू। ये वर्ड्स आपको ऑलरेडी गिवन है पेपर्स में, ठीक है। नाउ एग्जामिनर व्हाट वांट्स कि आप स्टेटमेंट को, पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ें, और साथ में आप ये देखें कि अगर जो गिवन वर्ड है अगर तो वहां पर सुटेबल है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, देन इट इज ओके। तब आप जो लास्ट ऑप्शन है, ई ऑप्शन, दैट इज गिवन नो एरर, उसमें जा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हाँ, जैसे कि ये वाले फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको लगता है कि स्टेटमेंट जो जिस ऑर्डर में चल रही है और ग्रेट वर्ड जो लिखा गया है वो वहां नहीं आना चाहिए, उसकी जगह पे जो उन्होंने ऑप्शन दिए हैं उसमें से अगर आपको सुटेबल कोई वर्ड लगता है तो यू कैन चूज दैट वन। सो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न जो फॉलो किया गया है, इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट को ही ट्विस्टेड फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है। वर्ड इज ऑलरेडी गिवन इन द फिल इन द ब्लैंक्स, एंड दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट्स में फेस, ठीक है। बच्चों को लगता है कि यार ऑलरेडी वो वर्ड गिवन है, जब हम सेंटेंस वेरिएशन रीड आउट कर रहे होते हैं तो हमें कोई भी उसमें एरर लगता नहीं है। सो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का जो जरूरत जो है, एक लेवल है, वो बहुत हाई चला जाएगा, बिकॉज सेंटेंस को पढ़ना और उसको अंडरस्टैंड करना, बिकॉज ऑलरेडी जब वर्ड गिवन होता है तो उसको ओवरलैप करना मुश्किल होता है। अगर वो फिल इन द ब्लैंक्स होता, अगर वो वेकेंट होता तो इजी रहता है कि हमें पता है कि इसमें कोई हमें फिलअप करना है, बट ऑलरेडी वर्ड गिवन है और उसको रिप्लेस करने में थोड़ा सा डाउट जो है वो जरूर रहता है। एरर है नहीं है, ये थोड़ा सा पॉसिबिलिटी लेवल रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। व्हाट इज गिवन? यहाँ पर जो वर्ड गिवन दिया गया है, ग्रेट दिया गया है। सो सेंटेंस वेरिएशन पढ़ते हैं।
The statement says the catastrophic impact of monsoon rainfall on several districts of Kerala has come as a great reminder that the vigil against unpredictable natural disaster must never be relaxed. Okay, first you need to have a basic vocabulary knowledge. vocabulary knowledge अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक स्टोरी है, केरला की स्टोरी है, उसमें उसका जो मॉनसून लेवल है तो थोड़ा ज्योग्राफिकल फैक्ट भी हम इसको इस पे ज्वाइन अप कर सकते हैं. सो यहाँ पर जो कैटास्ट्रॉफिक वर्ड यूज किया गया है उसका मतलब होता है कॉजिंग अ सडन और अ वेरी ग्रेट हार्म. ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास वर्ड आया है कैटास्ट्रॉफिक, देखो एग्जामिनर जो है आपको चाहता है कि वो आप अपने पैराग्राफ को वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग अंडरस्टूड करें. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कैटास्ट्रॉफिक का मतलब निकाला है कॉजिंग अ सडन और ग्रेट हार्म. तो ग्रेट हार्म के बारे में आपको पता है, मॉनसून रेनफॉल के बारे में बात कर रहे हैं और ऑलरेडी इस तरीके का जो है पैटर्न आपको कहीं पर अपने आर्टिकल्स में भी जरूर पढ़ा हो सकता है, कोई एडिटोरियल में भी पढ़ा हो सकता है, न्यूज में जो है न्यूज अगर आती है तो उसमें भी रहेगा. सो जनरल कॉन्सेप्ट भी माना जा सकता है इसे. यहां पर इन्होंने वर्ड यूज किया है ग्रेट. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी रेड द स्टेटमेंट. अब ऑप्शंस की तरफ देखते हैं कि व्हाट आर द बेसिक ऑप्शन गिवन. सो लेट्स मूव ऑन टू द ऑप्शन. ऑप्शंस क्या दी हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट के अगेंस्ट में बात कर रही हूं मैं. ओके, फर्स्ट में इन्होंने दिया है अमिडेबल, मिडेबल, फॉरबिड, अलूफ, ग्रिम या नो एरर. ठीक है, अब स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए प्रॉपर वोकैबुलरी की नॉलेज तो होनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. अमिडेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, वार्म और कॉर्डियल. ठीक है, सो अमिडेबल रिलेशन के बारे में तो कोई बात नहीं की हुई. फ्रेंडली, कोई मॉनसून फ्रेंडली तो है नहीं, ऑलरेडी उसने इतना डिजास्टर क्रिएट किया हुआ है. तो अमिडेबल जो फ्रेंडली या वार्म एक कॉर्डियल रिलेशन बता रहा है, सो वो यहां पर सुटेबल नहीं रहेगा अगर हम चेंज भी करना चाहें तो. ठीक है, ग्रेट वर्ड को हमने चेंज करना है अगर हमें वो सुटेबल लगता है, चेंज एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता. नेक्स्ट वन द वर्ड इज गिवन एज फॉरबिड. ठीक है, फॉरबिड वर्ड दिया गया है. ठीक है, फॉरबिड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? रिफ्यूज टू अलाउ समथिंग, किसी चीज को अलाउ करना, प्रोहिबिट करना, मना करना, रोकना. ठीक है, तो यहाँ पर मॉनसून को लेके प्रोहिबिट जो है वो वर्ड नहीं यूज किया जाएगा बिकॉज किसी चीज को मना किया जाता है. आप नेचुरल फैक्टर या मॉनसून को मना नहीं कर सकते हो. सो दिस वर्ड अगेन of no use over here. Next word is aloof. ठीक है, aloof का मतलब होता है डिस्टेंस बनाना, राइट, रिमोट या स्टैंड ऑफिश या इनडिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर लाना. सो ये वाला वर्ड भी वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग या स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये तीनों वर्ड जो है वो नहीं जा रहे हैं. आप लोगों को हर एक वर्ड की वोकैबुलरी, रूट वर्ड की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए बिकॉज राइट नाउ पैटर्न जो है इंग्लिश का पेपर का पैटर्न वोकैबुलरी की बहुत अच्छे से डिमांड रखता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड दैट इज गिवन इज ग्रिम. ग्रिम का मतलब होता है सीरियस या ग्लूमी. ठीक है, ग्रिम का मतलब होता है कि किसी सीरियस चीज के बारे में या आप कोई ग्लूमी के बारे में बात कर रहे हो. ग्लूमी इज नॉट दैट टाइप ऑफ वर्ड जैसे हम बोलेंगे कि बहुत ही अट्रैक्टिव टाइप का वर्ड है. ग्लूमी का मतलब होता है सम सॉर्ट ऑफ हार्म दैट हैज बीन गिवन. तो ग्लूमी का मीनिंग जो है वो ये होता है. सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो हम चूज कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग अगर हम ग्रेट को चेंज करना चाहते हैं, प्लीज हैव अ लुक. ग्रेट की जगह पे यहां पर क्या आ जाना चाहिए? ओके, यहां पर जो ग्रेट वर्ड है, ग्रेट की जगह पे हम क्या चेंज करेंगे? दैट वर्ड इज ग्रिम. ठीक है, ग्रिम का मतलब होता है सीरियस या ग्लूमी. सो आपका ये वाला जो ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो है वो रहेगा, यहां पर सूटेड रहेगा. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट में क्या है? सेकंड स्टेटमेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड ओनली. लेट्स रीड आउट द स्टेटमेंट फ्रॉम हियर ओनली. सेकंड, इन अनडेटिंग, यहां पर अनडेटिंग को वर्ड को यूज किया गया है. रिवर साइड, wait, I read from here only. Undating riverside habitation downstreams at the peak of the havoc, about 60,000 people whose dwelling suffered damage was lodged in a रिलीफ कैंप. सो अनड्यूटिंग का मतलब है इट्स जस्ट काइंड ऑफ रिलीफ के बारे में भी बात कर सकते हैं, नॉट दैट टाइप ऑफ रिलीफ. मैं एक ज्योग्राफिकल रिलीफ स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रही हूँ. सो लेट्स हैव अ लुक ऑप्शन कौन कौन सी दी गई है अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो. देखो, अगर नहीं कोई चेंज करना है, यू ऑलरेडी गेटिंग द ऑप्शन ऑफ नो एरर. ऑलरेडी नो एरर की ऑप्शन है. ओवरवेल्म, ठीक है, और ओवरवेल्म का मतलब क्या होता है? दैट इज सम सॉर्ट ऑफ स्वैम्पी एरिया या फ्लॉग एरिया, फ्लॉग कह सकते हैं, क्लॉग कह सकते हैं, जहां पर पानी जो है वो इकट्ठा होता है. तो ओवरवेल्म इसको बोला जा सकता है.
ठीक है। नेक्स्ट वन इज कीपिंग, ठीक है, दे हैव यूज द वर्ड ऑफ कीपिंग। कीपिंग का मतलब द एक्ट ऑफ ओइंग और मेंटेनिंग, राइट। ओवरफ्लो मतलब एक लेवल है उससे अगर ऊपर को चीज जा रही है तो दैट इज एन ओवरफ्लो। और डिस्ट्रॉइंग का मतलब कंप्लीट डिस्ट्रॉय करना। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया अनइंडेंटिंग का जो वर्ड यूज किया गया है, अनडेंटिंग का वर्ड है, वो एक रिलीफ स्ट्रक्चर को बताता है। तो यहाँ पर जो वर्ड है वो सुटेबल वर्ड है, गिवन वर्ड जो है वो सुटेबल रहेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन चूजन रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, नो एरर की रहेगी। बिकॉज अनइंडेंटिंग का मतलब होता है कि सम सॉर्ट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ, कभी कोई चीज ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, कभी कोई चीज ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तो इस फ्रैक्शन में हम बोल सकते हैं। बिकॉज मॉनसून के बारे में बात की गई है, सो दैट इज अ मॉड्यूलेटिंग रिलीफ बोल सकते हैं या मॉड्यूलेटिंग पार्ट बोल सकते हैं इसको। Okay, moving on to the next one. Let's have a look to the next statement. Let's have a look. Okay, what next says? Next part is third statement से शुरू करते हैं। कंडेंस वर्ड है यहाँ पर, ये रहा। Okay, third is your condense word, ठीक है। Condense showers, राइट। स्टेटमेंट पीछे से रन होकर आ रही है। डैमेजेस टू द हाउस, रोड्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स हैज अकर्ड ओइंग टू लैंडस्लाइड्स कॉज्ड बाय कंडेंस्ड शावर्स, ठीक है। देयर इज अ जेन्युइन कंसर्न दैट अ टेम्पररी रिसाइट in the rainfall may be followed by the another intense downpour from, ठीक है। So let's have a look to the option. Condense का पहले तो we need to find out the meaning. Let's have a look what is basically being said over here. Let's move on to the option part. Okay, so let's have a look to the option that they have given to us. Okay, condense का मतलब होता है that is some sort of okay, some sort of that is making a damage, ठीक है। कंडेंस शावर बोला, कंडेंस का मतलब कॉन्टिन्यूस शावर्स के बारे में बात की गई है। जो एक कहते हैं ना रुकने का नाम नहीं कोई चीज लेती है तो उसे कंडेंस फॉर्म में लिया जाता है। सो जो ऑप्शन जो इन्होंने प्रोवाइडेड किए हैं, फर्स्ट वन इज एप्रीहेंसिव। प्लीज इस वर्ड को थोड़ा ध्यान से समझना बिकॉज ये किसी और पेपर पैटर्न में भी आपको एज अ वोकैबुलरी पूछा गया है। अप्रीहेंसिव का मतलब होता है इनएक्शियस, काम या वरिड या अनईजी, ठीक है। अप्रीहेंसिव का मतलब होता है जब आप किसी चीज के लिए ओवर वरिड होते हो, ओवर एम्फोसिस जब हम प्रोवाइड करते हैं, सो वी आर गेटिंग द फीलिंग ऑफ अनईजीनेस, सो दैट इज अप्रीहेंसिव, राइट। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन दैट दे हैव गिवन अस दैट ओके, सेकंड बी ऑप्शन इज डिसिसिव, ठीक है। डिसिसिव का मतलब होता है सेटलिंग एन इश्यू, कंक्लूजन या फाइनल सेटलमेंट जब हम शो करते हैं, दैट इज डिसिसिव। हाँ ठीक है, फाइनल सेटलमेंट हो रही है, बट यहाँ पर डिसिसिव वर्ड जो है वो प्रॉपर्ली जो है वो सुटेबल नहीं रहेगा और अप्रीहेंसिव भी अभी तक जो है वो सुटेबल नहीं लग रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हाट दे हैव गिवन यू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज नंबर सी। ओके, सी जो वर्ड है दैट इज इंसेंटेंट, ठीक है। इंसेंटेंट का मतलब होता है अनईजी, ईजिंग, कॉन्टिन्यूड, अनप्लीजेंट, एंडलेस। जो एंडलेस है मींस कॉन्टिन्यू तो है लेकिन उसका कोई एक लिमिट नहीं है कि वो वहां जाके जो है वो फिनिश होगा। सो राइट नाउ आपके पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो वर्ड कंडेंस बोला गया है दैट इज ऑनगोइंग कॉन्टिन्यू जो शावर्स हैं। सो लेट मी टेल यू उसके अकॉर्डिंग अगर हम वर्ड रिप्लेस करना चाहें तो दैट इज वी कैन गो फॉर अनइंसेंट, दैट मीन्स कॉन्टिन्यू फैक्टर जो है वो चली जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। एंडेंस फैक्टर, तो मानसून जो है वो बहुत ही एंडेंस फैक्टर के साथ जो है वो हेवॉक या डिस्ट्रॉइंग जो पार्ट है वो क्रिएट कर रहा है। सो दैट विल बी द वर्ड। और कंडक्टिव का मतलब क्या होता है, प्रॉपरली किसी चीज को कंडक्ट करना या किसी कंडक्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज को या किस तरीके से किस मेथड से कंडक्ट किया जा रहा है, दैट इज कंडक्टिव, ठीक है। सो दैट विल बी द ऑप्शन। तो हम इसके लिए वी आर गोइंग टू रिप्लेस दैट वर्ड विद इंसेंसेंट, ठीक है। दैट विल बी द वर्ड नीड टू बी चेंज्ड। नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द फोर्थ स्टेटमेंट डिमांडिंग? लेट्स हैव अ लुक टू द फोर्थ स्टेटमेंट। ओके, सो फोर्थ स्टेटमेंट इज ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट के लिए जो रिप्लेसमेंट डिमांड किया गया है दैट इज न्यू, ठीक है। यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, may be followed by the another intense downpour. Downpour, you know that is a heavy flow from new weather system. The India Meteorological Department has forecast rain until August 17, ठीक है। So यहाँ पर new word को replace करने के लिए बात की गई है and you know that what is the meaning of new? New means a very new one, something that जो बिल्कुल ही fresh हो या कुछ हो, so that is a new. But what the option that they have given us? Let's have a look to the options. Okay, the option is like budding, ठीक है। budding is just like
मेकिंग ऑफ समथिंग, एक किसी चीज में से किसी चीज का क्या कहते हैं इन्वेंट होना या किसी न्यू लाइफ का इन्वेंट होना, तो दैट इज अ बर्डिंग, ठीक है। प्रिडिक्टिव, प्रिडिक्टिव इज अगेन गोस टू द प्रिडिक्शन, कितनी प्रिडिक्शन है। नेसेंट, नेसेंट का मतलब होता है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देते हैं, जो नेसेंट वर्ड है यहाँ पर इन्होंने जब न्यू वर्ड हमें इशू किया है, सो यहाँ पर जो न्यू वेदर सिस्टम, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल हैव फोरकास्ट रेन अंटिल, सो न्यू वेदर सिस्टम के अकॉर्डिंग जो नेसेंट वर्ड है, मींस नेसेंट इज अ न्यू वन आल्सो, बट जो बहुत ही करेक्टेड मोड है उसको लिया जाता है, सो द मीनिंग इज नेसेंट, ठीक है। यहाँ पर जो चूजन वर्ड रहेगा वो रहेगा नेसेंट रहेगा, बिकॉज दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स हैव अ लुक, राइट। सो यहाँ का जो वर्ड है दैट इज नेसेंट। ओके, एसेंट का मतलब होता है नेक्स्ट टू ऑफ समथिंग, मींस एट द सेकंड लेवल बोल सकते हैं, या किसी फर्स्ट चीज होने के बाद जो नेक्स्ट चीज होती है उसे हम एसेंट कहते हैं, ठीक है। सो राइट नाउ चूजिंग वर्ड इज नेसेंट, ठीक है। ओके, लास्ट स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं, दैट इज द फिफ्थ स्टेटमेंट जो कि हमारे इस पार्ट के लिए रहेगा। इट इज अ Caldra's credit that number 5 issue has led not to the partition blame game over planning, relief and rehabilitation, but all around effort to look ahead and plan for reconstruction. So यहाँ पर जो word दिया गया है वो दिया गया है issue. So the word that is option being given, tornado, ठीक है। ये नहीं रहेगा tsunami. Tsunami, you know that what is a tsunami? It's a kind of earthquake that comes in वाटर बॉडी, ठीक है। क्लेमिटी बोल सकते हैं, कोई चीज जो डिजास्टर में कन्वर्ट हो रही है उस चीज को हम बोल सकते हैं, या डिलज, ठीक है। डिलज का मीनिंग होता है दैट इज कि एनी सॉर्ट ऑफ फैक्टर जिसे आप जो बहुत ही बताना चाहते हैं कि हाँ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो एक सराउंडिंग को डिस्ट्रॉय कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है। डिलज का मतलब होता है कि हाँ इस चीज को अभी अभी जो है सॉल्व करना जरूरी है, अगर नहीं किया जाएगा तो बाद में ये बहुत ही डिजास्टर टाइप ऑफ कंडीशन जो है वो अराइज कर सकता है। सो ओवर हियर जो राइट नाउ ऑप्शन रहेगी चूजन के लिए, दैट विल बी क्या कहते हैं, दैट इज डिलज, ठीक है। सुनामी यू नो दैट, कैलेमिटी यू नो दैट, सो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो चूजन पार्ट में रहेगी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ये था आपका एक तरीके से सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो एग्जामिनर ने दिया था विद अ ट्रिक, ठीक है। ट्रिक जो आपको पता है ऑलरेडी गिवन था स्टेटमेंट में आंसर, बट फिर भी रिक्वायरमेंट ऑफ चेंजिंग इट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, प्लीज रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। ये एक तरीके से ग्रामेटिकल पार्ट है पर थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में एग्जामिनर ने दिया है यहाँ पर। 76 to 80th क्वेश्चन है ये। Given below are the 5 statements out of which one is grammatically correct. Identify the correct statement. Yes, please have a look. यहाँ पर आपको एक एक पार्ट में 5 statements इशू की गई हैं. Let's have a look what exactly is happening in the statements. Please have a look. यहाँ पर देखिए 76 statement है, उसके अगेंस्ट में आपको स्टेटमेंट्स इशू की गई हैं A, B, C, D, E, ठीक है। अब इन्हीं सारी स्टेटमेंट्स में से कहीं ना कहीं जो है एक स्टेटमेंट जो है वो ग्रामेटिकल करेक्ट है, बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो क्या मानी जाएंगी, एरर मानी जाएंगी। बट हमें एरर नहीं ढूंढना है, हमें सिर्फ ये बोला गया है कि हमें ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। प्लीज हैव अ लुक, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, मोर इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। यहां पर आपको एक एक स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। लेट्स हैव अ लुक, यहां पर क्या है। Finding the suitable land is of course a challenge in a populous forested state, but it is an absolute necessity to prepare for the future. तो according to the rule यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट में एरर है, बिकॉज पॉपुलस भी बोल रहे हैं, फोरेस्टेड बोल रहे हैं, एब्सोल्यूट बोल रहे हैं, मींस सुपर जो फिनिश वर्ड्स है वो यूज किए गए हैं। मींस एक ही जो है बात को बताने के लिए दो तीन बार जो है वो वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो ग्रामर में एक ही मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए साथ साथ में 2-3 इस तरीके से वर्ड्स यूज नहीं किए जाते। सो दैट इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, लेट्स हैव अ लुक। वेट, okay, moving on to the next one, let's have a look. Okay, next is the speculator disaster this year also underscored the role of government as the insurance of the last resort for the average citizen. So देखा जाए टेक्निकली तो इस स्टेटमेंट में भी कोई एरर नजर आ नहीं रहा, बट स्टिल द स्पेकुलेटर डिजास्टर दिस ईयर, ठीक है। अब दिस ईयर के बारे में बात हुई है, ऑल्सो अंडरस्कोर द रोल ऑफ द गवर्नमेंट एज द इंश्योरेंस, ठीक है। गवर्नमेंट एज द इंश्योरेंस, यहाँ पर गड़बड़ी है, ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट फॉर द एवरेज सिटीजन, ठीक है। पहली बात हम लास्ट रिजॉर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है टेक्निकली पार्ट जो है वो गलत लग रहा है। सो ओवर हियर अगेन दिस स्टेटमेंट इज ग्रामेटिकली
इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द सेंटर डन वेल, प्लीज हैव अ लुक। The center has done well to get a first-hand estimate of the havoc from Home Minister Rajnath Singh. Although the initial announcement of rupees 100 crore towards a relief are incongruous with the scale of the damage. So again a statement बहुत ही rectified लग रही है, गलती से भी कोई error नहीं लग रहा है, but still this statement is not completely correct because the center has done well. यहाँ पर है already because has done well, already past के बारे में बात की गई है, तो ये statement इस तरीके का जो tense follow नहीं कर सकता है। Next one, it is reasonable to expect that with its efficient primary healthcare network, Kerala will take all measures necessary to avoid epidemics in the wake of the floods. In the wake only, in the awake of the flood. तो यहाँ पर जो statement है यहाँ इस तरफ को गलत है, ठीक है। Now we are left with the last statement. So last statement states, all the states naturally look to Kerala with its record of social development and for evolving best practices to handle such natural disaster. So according to this one, your last statement is grammatically correct, ठीक है। सो कहीं ना कहीं छोटे छोटे से जो लूप होल्स हैं, मींस ये वाला जो पार्ट है एग्जामिनर जो है, देखो एक तो इतनी सारी स्टेटमेंट्स को रीड आउट करना, फिर उसमें से एरर, ग्रामेटिकली करेक्ट एरर स्टेटमेंट ढूंढना और ऊपर से बाकी स्टेटमेंट्स का कोई भी अनवांटेड एरर नजर ना आना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट रहता है बिकॉज इसमें आपको जो टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत प्रॉपर्ली यूज करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से जो स्टेटमेंट को रीड आउट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये पार्ट को हैंडल करना थोड़ा सा जो है इसका जो लेवल है वो मॉडरेट टू जो है वो टफ रहेगा। सो आई नीड दैट एवरीवन शुड हैव अ क्विक रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड विद होलसम ऑफ योर वोकैबुलरी नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है, बिकॉज अभी तक आपका यही चल रहा है, 76 to 78 रहेगा इस तरीके की स्टेटमेंट्स। ओके, अगेन इन दिस स्टेटमेंट 77 स्टेटमेंट क्या है, they have given the statements. First one, recent surveys also shows that e-cigarette can act as a great way drug for the young people, ठीक है। Completely ban the technology while selling normal cigarettes could take away a promising smoking sessions, right? 8, the more pragmatic opinion which would be regulating the e-cigarettes tightly by creating standards from the aerosols and banning underage and the public use. तो कहीं ना कहीं जो है इन तीनों स्टेटमेंट्स में बहुत ही लूप होल्स एरर है जो कि नॉर्मल रीड आउट में नहीं मिलने वाले, बहुत ही छोटे छोटे से एरर्स हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कुछ, यहाँ पर एक एरर है प्रोमिसम जो वर्ड दिया गया है, यू नो दैट, ठीक है, इस तरीके का एरर है। वैसे जो ग्रामेटिकल एरर है इसमें नहीं इतना, सॉरी पंक्चुएशन एरर जो है वो इतना नहीं फॉलो किया जा सकता है, ठीक है। सो इस तरीके का जो एरर रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस वन, आपकी जो ये स्टेटमेंट है दैट इज अ डी स्टेटमेंट, वो ग्रामेटिकली करेक्ट है। दैट इज एट हाई टेम्परेचर्स, e-cigarettes produces carcinogens such as formidable, although these are fewer in number and compared to the regular cigarettes. So this one is your grammatical correct statement. Apart from other, all statements are having a little bit of some sort of hyphen error or some sort of a grammatical error that need to be rectified in a very proper way. Otherwise यहाँ पर इस वाले पोर्शन में जो है प्रॉब्लम जरूर क्रिएट हो सकती है। Okay, moving on to the next one. Okay, what the next statement says? 78. Let's have a look. 78 statement says the South African ran for the instance on Monday had its biggest single day fall in a decade. ये statement grammatically correct है because इसमें कोई भी loophole या कोई भी grammatical part जो है वो incorrect order में नहीं नजर आ रहा है। Next one, in contrast the rupees fall from about rupees 68.5 to rupees 70 appears minor, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट में भी एज इट इज एरर नहीं नजर आ रहा है, बट वी आर जस्ट गोइंग विद द मोड ऑफ द स्टेटमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट। कभी हो सकता है कि एग्जामिनर जो है इस तरीके से स्टेटमेंट इशू कर दे। अगर देखते हैं इन कंट्रास्ट द रुपीज फॉल फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पर जो है फॉल, प्लीज हैव अ लुक। ओके, इन कंट्रास्ट द रुपीज फॉल फ्रॉम और अबाउट दोनों साथ साथ में चीजें यूज कर दी गई हैं। फॉल फ्रॉम अबाउट, ठीक है, तो सीधा बोला जा सकता है फॉल फ्रॉम, अबाउट नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर सेम मीनिंग के दो वर्ड्स नहीं लिए जाएंगे। तो ये वाली स्टेटमेंट में इस तरीके से ये एरर रहेगा। नेक्स्ट वाली में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, इन एडिशन विद द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स currently around 400 billion, India is comfortable
प्लेस्ड, कंफर्टेबल प्लेस नहीं आएगा, कंफर्टेबली प्लेस्ड आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो एरर लिया जाएगा वो यहाँ पर रहेगा, दैट इज कंफर्टेबली प्लेस्ड, तो यहाँ पर ये एरर रहेगा। नेक्स्ट वन, द ग्लोबल फाइट फॉर द सेफ्टी टुवर्ड्स द जापानीज येन एंड द यूएसए डॉलर एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हायर ऑयल प्राइसेस रिमेन्स रिस्की। सो यहाँ पर हायर डिग्री का फैक्टर यूज किया गया है, तो यू नो दैट जो आपकी डिग्री होती है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, वो दो आर्टिकल का डिमांड जरूर करती है। प्रोस्पेक्ट ऑफ दो हायर ऑयल प्राइसेस रिमेन रिस्की, तो यहाँ पर आपका जो एरर पार्ट है वो इस तरफ को रहेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, लास्ट इसमें क्या है, बट इंडिया इज बेटर प्लेस्ड टू मोस्ट अदर एमर्जिंग इकोनॉमीज। सो टू नहीं आएगा, टू मोस्ट नहीं आएगा, टू द मोस्ट आएगा, बिकॉज हम यहाँ पर जो भी है डेफिनेट चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये बाकी स्टेटमेंट जो है वो एरर में थी, और जो नंबर 1 स्टेटमेंट आपकी जो थी वो किस में थी, ग्रामेटिकली करेक्ट प्रोपोर्शन पर थी, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, लेट्स हैव अ लुक। ओके, okay, we are having a 79th question right now. Let's have a look what is that, what says. In the addition, India finished 8th with a tally of 57 medals including 11 golds. तो देखा जाए in the last edition India finished, ठीक है, India had finished, ठीक है, so यहाँ पर ये एरर रहेगा। Next one, while confined to competition from within Asia, the Asiad is only contested involving some of the best sports persons in the respective discipline. So this statement is having no error because बहुत ही clear statement है, कोई error नहीं show कर रहा है, so that is a corrected statement. Next one, in badminton India have never gone beyond, have, so that need to be had, never gone beyond the bronze at the Asian Games, but presence of the 2 Olympics medalists Sindhu and Saina Nehwal may well change that, तो यहाँ पर had आएगा। Next one, but away from the medal tables, Indonesia 2018 will provide a glimpse of the changed profile of sport with esports debuting as a demonstration sport. So यहाँ पर जो error है, a glimpse of the changed profile of those sports बोला जा सकता है, because we need to make that as a definite position. Last one, in fact, South Korea and Japan, which also finished in the top 3 at Incheon, were amongst the leading 10s at the Olympics, ठीक है। प्लीज हैव अ लुक, यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है amongst, प्लीज हैव अ लुक, wait. Okay, the word amongst is being used and you must be knowing जो amongst word है वो preposition है, और amongst word तो बच्चे तब यूज करना होता है जब वो किसके साथ फॉलो किया जाता है, आपके वॉवल के साथ। तो इसके आगे कोई भी वॉवल के बारे में बात नहीं की गई है, तो यहाँ पर amongst नहीं आएगा, यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, among आएगा। प्लीज एक चीज का ध्यान रखना कि जो among और amongst है बच्चे दोनों ही preposition है, बट यहाँ पर रोल क्या है इनका कि जो among और amongst है दोनों कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग प्लूरल लेते हैं, among the boys, amongst the boys, लेकिन amongst जो है वो सिर्फ अगर वॉवल के बारे में बात की जाए तो amongst के साथ सिर्फ वॉवल लगता है, among जो है वो वॉवल डिमांड नहीं करता है। सो ओवर हियर हम ये नहीं लगा सकते हैं, सो यहाँ पर जो वर्ड रिप्लेस रहेगा amongst को लेके वो रहेगा among word. So that was an error in the statement. Okay, so that will be the statement being rectified. Move on करते हैं next की तरफ। Last question under this question part, main part. Okay, let's discuss what is being said in the statement. There were no way to judge whether he softened the BJP or the BJP toughened him. Perhaps it is a bit of both. ठीक है, यहाँ पर soften और toughen के बारे में भी बात की गई। Means the statement is not giving you the correct order. होता है कि कभी-कभी grammatically part ना statement show कर रहा हो, लेकिन मीनिंग वाइज भी कभी-कभी जो स्टेटमेंट है वो प्रॉपरली जो है वो सीक्वेंस ऑर्डर लॉजिकल कनेक्टेड आइडिया नहीं देती है, तब भी वो जो है वो एरर स्टेटमेंट कंसिडर की जा सकती है। Okay, next one. Forced as he was to carry on a delicate balancing act, he often came across
and an indecisive and cautious prime minister, even if at times and endearing and lovable ones. So यहाँ पर जो error है, that is forced as he was to carry on a, ठीक है, to carry on a delicate balancing act he often came across, ठीक है, यहाँ पर came across की जगह या often की जगह हम regular part में जो है he came across बोल सकते हैं, often जो है वो regular part जो है वो use करता हुआ रहेगा, तो often नहीं रहेगा यहाँ पर use करने के लिए. Next one, but his rise in the Jana Sangh was at a time when it was not on the ascendant, and this meant he always tried to outgrow his organization. So according to this, यहाँ पर आपकी जो C statement है वो grammatically बिल्कुल correct है, because there is no error in the statement. And next one, that is Vajpayee spent a lifetime trying to make his party displace the Congress of power, and to this end to this end he switched between fighting the Congress tactics and mimicking them, ठीक है. So that is not mimicking, that is a mimicking का जो इनको पार्ट लिखा गया है वो गलत है, that is a mimic बोला जा सकता है. So यहाँ पर इस तरीके का एरर रहेगा. Whether he was mere frontman a mask as one of his party colleagues described him, or a driver of change, यहाँ पर ड्राइवर ऑफ चेंज नहीं आता है, from a drive of a change in organization with a deep seated prejudice in difficult to tell the truth lay somewhere in between, ठीक है. सो यहाँ पर ले की जगह लाई आ सकता है. सो इसके अकॉर्डिंग जो है आपकी स्टेटमेंट जो है नो एरर में मींस एरर में स्टेटमेंट जाती है. ओके, सो दिस वाज अ पार्ट ऑफ योर अगेन एरर डिटेक्शन ही था यहाँ पर ये वाला, बट एरर डिटेक्शन भी एग्जामिनर ने आपको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इशू किया था. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यू हैव टू रीड आउट द क्वेश्चन. ये है आपका रीडिंग पार्ट. रीडिंग दैट मींस अ रीअरेंजमेंट जो है, पैरा जम्बलिंग बोल सकते हैं, रीअरेंजमेंट बोल सकते हैं. सो दे हैव गिवन यू द स्टेटमेंट. क्वेश्चन पार्ट इन्होंने बहुत ही हाईलाइटेड करके दिया है. प्लीज हैव अ लुक. ये वाला जो पार्ट है इन्होंने, जैसे ये कैपिटलाइजेशन इन्होंने यूज की गई है, मींस दे आर अबाउट टू से समथिंग. बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट जो है वो क्लियर करना चाहता है एग्जामिनर कि व्हाट यू हैव टू सी इन दिस वन. Okay, so let's go with this. What is being said? जैसे कि number of sentences are given below, which when properly sequenced from a coherent paragraph. Coherent paragraph means from the taken out from the other paragraph. ठीक है. Choose the most logical order of sentence from the chosen given to construct the coherent paragraph and answer the questions correctly. Coherent का मतलब होता है बहुत ही सीक्वेंस ऑर्डर, लॉजिकली कनेक्टेड चाहिए. सो एक सीक्वेंस ऑर्डर जो है वो आपसे डिमांड की गई है. मींस क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन पार्ट में ही जो है वोकैबुलरी में फंसा दिया है. सो डोंट गो फॉर दैट, बिकॉज कोरियन का मतलब होता है एक सीक्वेंस लॉजिकल ऑर्डर जो है वो आपको प्रोवाइड करना है. सो इस तरीके का आपका जो है अरेंजमेंट आया है. सो लेट्स हैव अ लुक कि हम क्या कर सकते हैं. The first one, the Supreme Court's order to seal and close 27 resorts operating in corridors used by the elephant in the Nilgiris is a necessary step to restore the ecological of these spaces. Okay, I hope you are remembering of my lecture or video on rearrangement. आपको मैंने एक चीज बताई थी कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई स्टार्टअप और एंड अप नहीं दिया गया है, मीन स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ या एंडिंग नहीं दिया गया है, तो थोड़ा सा टफ रहेगा. अरेंजमेंट जो आता है पेपर्स में उसका भी जो मोड रहता है फ्रॉम मॉडरेट टू टफ में रहता है, मॉडरेट टू हार्ड लेवल ही रहता है. तो इस वाले पैराग्राफ में, इस वाले रीअरेंजमेंट में क्या है, आपको एक रूल फॉलो करना है, एक पैटर्न फॉलो करना है. कॉज और इफेक्ट शो कर रहे हैं, कॉज इफेक्ट कर रहे हैं, कॉज इफेक्ट कर रहे हैं. सो एक बार थोड़ा रीड करते हुए पता करते हैं फटाफट से कि इसमें कौन सा जो है पैटर्न फॉलो किया गया है. सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या है. The movement of elephant is essential to ensure that their population are genetically viable and help the regenerate forest on which other species including tigers depend, right? Weak regulation of ecotourism is severely impacting the important habits and affecting the animals that have large homes range like elephants. So यहाँ से तो इतना पढ़ के आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर फॉरेस्ट के बारे में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात की गई है. तो इस तरीके से इकोलॉजिकल नीलगिरीज के बारे में बात की गई है. तो यू विल कम टू नो कि यहाँ पर जो पैराग्राफ ऑर्डर शो किया गया है वो किस अकॉर्डिंग किया गया है. देखिए, सुप्रीम कोर्ट हो गया, इकोलॉजिकल हो गया, कॉरिडोर्स के बारे में बात की गई है, स्पीशीज के बारे में बात की गई है, टाइगर, देन वी आर जस्ट हैविंग अ होम रेंजर्स एंड एलिफेंट्स के बारे में बात की गई है, टूरिज्म के बारे में बात की गई है, देन जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में बात की गई है. नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या है.
Next one says forests that have turned into farms and unable tourism are blocking their path, resulting in growing incidents of elephant human conflict. So they have just given you the complete part. Effect यहाँ पर स्टेटमेंट इफेक्ट दे रहा है, ठीक है. एंडिंग ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द पाथवे मींस एक तरीके से कंक्लूजन भी प्रोवाइड किया है. आपके पास एक कॉज है, इफेक्ट है, उसके बाद कंक्लूजन भी दिया है. एंडिंग ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द पाथ ऑफ द एलिफेंट इज अ कंजर्वेशन इंपैरेटिव, more so because the animals are then not forced to seek the alternative routes that bring them into conflict with people. ठीक है. These encounters claim the lives of about 450 and leads to the death of nearly 100 elephants in nearly action every year or average. ठीक है. So this was your arrangement. So let's have a look कि हमें जो options provided है किस order में है. So हम किस order में जो है इसको part में कर सकते हैं. Okay, let's read out the basic option. I've already told you, प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली बिकॉज एग्जामिनर किस तरीके से क्या पूछता है यू नेवर नो. पहले क्वेश्चन में सेकंड पूछा गया है, फिर फर्स्ट पूछा गया है, मींस सेकंड पूछ लिया गया, फर्स्ट पूछ लिया गया. एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं हम. नंबर 1, देन नंबर 2 पूछा गया है, नंबर 4 पूछा गया है, ठीक है, नंबर 3 पूछ लिया गया है एंड लास्ट नंबर 6 पूछा गया है. सो व्हाट इज मिसिंग इन दिस वन? दैट इज नंबर 5. नंबर 5 नहीं पूछा गया है बट हमें तो एक सीक्वेंस ऑर्डर क्रिएट करना पड़ेगा सो दैट कि नंबर 6 स्टेटमेंट को लाने के लिए हमें नंबर 5 की स्टेटमेंट की जरूर रहेगी. सो लेट्स हैव अ लुक, लेट्स मेक दैट अरेंजमेंट हैपन. तो करते हैं हम शुरू अपना अरेंजमेंट बनाना. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द स्टेटमेंट. सो लेट्स हैव अ लुक. नंबर 1 स्टेटमेंट कौन सी रहेगी? नंबर 1 विल बी योर ए स्टेटमेंट. जो ए स्टेटमेंट है वो ही आपकी नंबर 1 रहेगी. That is, the Supreme Court orders to seal and closes 27 resorts opening in corridors used by the elephants in the Nilgiris is a necessary step to resolve the ecological of these spaces. Means एक Supreme Court का जो पार्ट रहेगा that is a cause part वो रहेगा. So उसके बाद स्टेटमेंट कौन सी रहेगी? Number 2 will be number 1 will be your A, number 2 will be your C statement, right? C रहेगा. उसी के लिए उन्होंने क्या चूज किया? रीजन बताया है, weaker regulation of ecotourism is severely impacting the important habitats and affecting the animals that have a large home ranges like elephants. तो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन लिया है वो क्यों एक्शन लिया है? बिकॉज ऑफ द वीक रेगुलेशन. सो नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो सी रहेगी. नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है, राइट, नंबर 3 दैट गोज टू नंबर बी स्टेटमेंट. प्लीज हैव अ लुक. नंबर 3 आपकी जो बी स्टेटमेंट है, बी स्टेटमेंट कहती है कि द मूवमेंट ऑफ एलिफेंट इज एसेंशियल टू इंश्योर दैट इज अ पॉपुलेशन आर जेनेटिकली वाइबल एंड हेल्प्स टू रीजनरेट द फॉरेस्ट ऑन द अदर स्पीशीज इंक्लूडिंग द टाइगर्स डिपेंड. बिकॉज यहाँ पर एक लॉजिकल बैलेंस बताया हुआ, एक चेन सिस्टम के बारे में बताया गया है, फॉरेस्टेड एरिया का जो पार्ट है वो बताया गया है. तो वो क्यों करना जरूरी है? बिकॉज जो है कि जो एलिफेंट्स की मूवमेंट्स है वो एक पॉपुलेशन जो उनका जेनेटिकल पार्ट है उस चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है टू रीजनरेट द फॉरेस्ट. बिकॉज देखा जाए जो चेन सिस्टम है कहीं ना कहीं वो इससे यहाँ पर जरूर रिलेट, मतलब अनवांटेडली इनडायरेक्टली जो है उन्होंने बात की गई है. सो थर्ड रहेगा बी. फोर्थ स्टेटमेंट आपकी रहेगी दैट विल बी योर ई, राइट. फोर्थ स्टेटमेंट आपकी ई रहेगी. ई क्या कह रहा है? एंडिंग ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द पाथवे ऑफ द एलिफेंट इज अ कंजर्वेशन imperative, more so because animals are often then forced to seek the alternative routes that bring them into conflict with the people. means अब उसका एक कॉज बताया गया. पहले एक स्टेटमेंट को हेडर बनाया गया, उसकी कंक्लूजन, उसका रिएक्शन बताया गया, उसके बाद एक जो है फिर एक कॉज, फिर उसका एक इफेक्ट बताया जा रहा है. तो यहाँ पर कॉज इफेक्ट यूज किया गया है पैटर्न वाइज में देखा जाए, ठीक है. उसके बाद क्या है? दैट इज नंबर 4 विल बी योर ई स्टेटमेंट. नंबर 5 विल बी योर डी स्टेटमेंट, राइट. नंबर 5 that will be your D statement. Number 5 क्या कहता है? Let's have a look. Forests that are turned into farms and unable to tourism are blocking their path. Means अब एक रीजन बता दिया गया है कि फॉरेस्ट जो है वो क्या बन चुका है, वो एक फार्म हाउस के वे में लिया जा रहा है, सॉरी कंसिडर किया जा रहा है. Resulting in growing incidents means जो एलिफेंट और ह्यूमंस का जो एक कनेक्शन है, मीन्स फेस टू फेस जो है वो कनेक्शन ज्यादा हो रहा है. So that is creating a very big problem. जो एक एनिमल किंगडम है और एक जो ह्यूमन किंगडम है अगर बिल्कुल ही सामने आसपास आ जाए तो यू नो दैट व्हाट इज अ पॉसिबिलिटी वे ऑफ सर्वाइवल. तो यहाँ पर जो मेन डैमेज है या डिस्ट्रॉइंग पार्ट है वो किसको जाएगा? एनिमल वर्ल्ड को ही जाने वाला है. सो नंबर 5 विल बी योर डी एंड नंबर 6 विल बी योर एफ स्टेटमेंट, राइट.
Number 6 will be your F statement that these encounters claim the lives of. अब वही बात आ गई, एक कॉज बताया तो उनका जो एक इंटरेक्शन मीन्स एक अगर उनका आमना सामना होता है तो उसका जो इफेक्ट पार्ट क्या रहेगा कि द एनकाउंटर अगर दोनों का होता है तो क्लेम्स द लाइफ ऑफ 450 पीपल एंड द डेथ ऑफ द 100 एलिफेंट्स. सो यहाँ पर जो है आपका लास्ट स्टेटमेंट रहेगा नंबर 7. ठीक है. ओके, नंबर 6 जो स्टेटमेंट है, सॉरी आई हैव रिटन रॉन्ग, दैट इज एफ स्टेटमेंट. सो दिस विल बी योर अरेंजमेंट A C B E D and F. तो इस तरीके से आप अपना जो है रीअरेंजमेंट हैंडल करेंगे एंड प्लीज रीड इट इन अ वेरी गुड वे. रफली आप एक सीक्वेंस क्रिएट कीजिए सो दैट आप इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप आप जो अगर किसी को रीअरेंजमेंट में प्रॉब्लम है प्लीज डू हैव अ लुक टू दैट वीडियो जो मैंने रीअरेंजमेंट पे स्पेशली जो है वो बनाई है. सो प्लीज आप उस चीज को देखिए और उससे आपके जो काफी अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि रीअरेंजमेंट में अगर पेपर में इस तरीके से आता है तो कौन सा जो है रोल ऑफ पैटर्न जो है वो फॉलो किया जाए. मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. नेक्स्ट हमारा है ओके नेक्स्ट वन ये रहा आपका दैट इज फ्रॉम 86 टू 95. So let's have a look what is being given in this one. Okay, read the passage carefully and passage carefully and answer the question given below. Certain words and phrases have been printed in bold to help to locate while answering some of the questions. So now the important part is they have given you what? They have given you the आरसी. अब देखो यहाँ पर इस वाले पैटर्न में भी जो आरसी है वो इस पोजीशन पर आया है 86 टू 95 की पोजीशन पर आया है. सो प्लीज हैव अ लुक, आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. वैसे भी आरसी अगर मैंने अब जैसे आपने मेरा टाइम मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है वो देखा हो, वीडियो देखी हो, तो उसमें मैंने बहुत क्लियरली डिफाइन किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए आरसी तो लास्ट में ही रहेगा 5 मिनट्स में अटेम्प्ट करने के लिए. इससे पहले आप मत सोचना कि हमने आरसी करना है. सो लेट इट बी अगर लास्ट ओनली, और अगर एग्जामिनर भी लास्ट में देना चाहता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है. ठीक है. सो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हाईलाइटेड रहेंगे. अब यहाँ पर एक चीज मैं दिखाना चाहूंगी आपको बच्चे, ये जो आरसी है बहुत ही लेंथी आरसी दिया गया है. प्लीज हैव अ लुक, काफी बड़ा आरसी है. सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोला जाए तो अगर लेंथी होता है, बहुत ही लेंथी अगर आरसी आता है तो इसमें आपको हाईलाइटेड वर्ड्स, बोल्ड वर्ड्स जो है वो दिए जाते हैं सो दैट कहीं ना कहीं एग्जामिनर भी आपको एक जो हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ ये हाईलाइटेड वर्ड है, यहां से आप अपना जो आंसर है वो बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं. सो देयर इज नो इश्यू, मींस एरर आरसी जो है वो बहुत इजीली हैंडल आप लोग कर सकते हो, नॉट सो डिफिकल्ट. Let's move on to the question part. I have already told you how to attend an RC. देखो एक और चीज का ध्यान रखना, आपका ऑनलाइन पेपर होता है तो आप लोगों को जब आरसीएस फॉर्म में आता है तो आपको स्क्रॉलिंग जो है ऊपर नीचे बहुत फास्ट करनी पड़ती है. सो प्लीज मेक दैट हैबिट ऑफ डूइंग इट बिकॉज पेपर 20 मिनट्स में एक सिर्फ आरसी नहीं करने के लिए है आपके पास, आपने अभी देखा बाकी पैटर्न भी है करने के लिए, बाकी पेपर रहेगा, ग्रामेटिकल एक्सरसाइज रहेगी. तो बेटर है कि किस तरीके से ऑनलाइन पेपर आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, स्क्रॉलिंग किस अकॉर्डिंग करना है, कितना कैसे करना है, कहां पर आंसर फटाफट से लोकेट करना है, ये चीजों का जो पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट जो है बहुत अच्छे से आप लोगों को करना चाहिए. सो दैट 20 मिनट्स मीन्स 20 मिनट्स इससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको. सो 20 मिनट्स में इंग्लिश का पेपर तो बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लेना चाहिए बिकॉज इंग्लिश जो है बहुत अच्छे से जो है आपको आपकी मार्किंग स्कीम में एवरेज का जो लेवल है वो बढ़ाती है. ठीक है. 86 क्वेश्चन देखते हैं. Why do you think that IITs have reached the plotted status of being largely graduate academics? ठीक है, यहाँ पर बात की गई है तो प्लीज हैव अ लुक. अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, पैसेज के अकॉर्डिंग थॉरो रीड आउट करते हैं तो यहाँ पर IIT प्रोफेशनल्स के बारे में बात की गई है. क्या कहते हैं आईटी देन क्लैम्प डाउन के बारे में बात की. जो हाईलाइटेड वर्ड्स है मैं वही बता रही हूँ. बॉम्बे आईआईटी है, कुछ उनका जो फिगर्स है, पीजी के स्टूडेंट्स का फिगर दिया गया है, मद्रास के बारे में जो डायरेक्टर भास्कर के बारे में, रमामूर्ति के बारे में बताया गया है. ठीक है, तो इन्होंने एक तरीके से एक एब्स्ट्रैक्ट उठाया है ये वाले पार्ट का. सो वी कैन हैंडल इट. ओके, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया था जो फर्स्ट में दिया गया था बिकॉज यहाँ पर इसका वही आंसर रहेगा, दैट इज इसका मतलब होता है पर्सन और द रैंक. ठीक है, यहाँ पर आई जस्ट वांट टू शो यू दैट वर्ड वेयर इट इज बीइंग रिटन. आई विल बी टेलिंग यू द वोकैबुलरी बिकॉज वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप वोकैबुलरी बहुत अच्छे से करते हैं सो लेट मी टेल यू वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग जो है बहुत अच्छे से आप वर्ड जो है वो हैंडल कर सकते हैं. एक्सॉल्टेड का मतलब होता है बच्चे पर्सन ऑफ द हायर रैंक, कोई इंसान जो एक हायर रैंक पे है तो उसका ये मीनिंग होता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें अपर पार्ट का नियर बाय से ही मिलने वाला है. सो इसका जो आंसर है व्हाट डू यू थिंक द आईआईटी हैज रीच्ड द एक्सॉल्टेड,
स्टेटस ऑफ द बीइंग लार्जली ग्रेजुएट एकेडमिक्स, तो यहाँ पर जो बात की गई है दैट इज आईआईटी प्लेज अ मेजर रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। ऑप्शन दिखाती हूं मैं आपको, लेट्स हैव अ लुक। यस, yes one. Next one, IITians get job offer in the lakhs during the placement session. IITs are distinguished themselves for the quality of their BTech degree या all of above। तो देखा जाए, और ई स्टेटमेंट देखो, डी स्टेटमेंट इन्होंने all above डाल दी, वैसे तो लास्ट होती है। ई स्टेटमेंट है अदर देन दोज गिवन इन द ऑप्शंस, ठीक है। सो यहाँ पर दो अनवांटेड ऑप्शन जो है वो क्रिएट की गई है, दीज आर द टू अनवांटेड, मींस चलो ये तो ठीक है, ऑल अबव। और थर्ड लास्ट वन, अदर देन दोज गिवन इन द ऑप्शन, मींस इनके अलावा ही अगर आपको कोई और रीजन लगता है तो आप उसको चूज कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ रीडिंग आपकी जो डी ऑप्शन है वो रहेगी ऑल ऑफ अबव, मींस यही सब बातों के बारे में पैराग्राफ में बात की गई है। यू विल गेट दिस आंसर इन द फर्स्ट पैराग्राफ, जो मैंने आपको वर्ड दिखाया था वहां पर उसके आसपास जो है इसका जो आंसर आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइडेड मिल जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, why according to the author of the passage most pass out students are going abroad to pursue their MC। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर पूछा गया है, मींस अकॉर्डिंग टू द ऑथर है कि ऑथर का कंप्लीट एक व्यू पॉइंट क्या है कि अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द पास आउट स्टूडेंट्स आर गोइंग आउट टू परस्यूइंग देयर एमएस। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? सो द रीजन दैट इज गिवन इन द पैराग्राफ दैट वांट टू परस्यू देयर डॉलर ड्रीम्स। ठीक है, सो यहाँ पर बहुत अच्छे से रेडली पैराग्राफ में आपको ये वर्ड मिल जाएगा कि वो ऐसा क्यों करना चाहते थे, बिकॉज दे वांट टू हैव देयर मनी मैटर इज बीइंग रिलेटेड इन दिस पार्ट, यू कैन गो फॉर दैट। आपको बहुत इजीली पैराग्राफ में ये चीज लोकेट हो जाएगी, बहुत इजी क्वेश्चन है, नॉट सो डिफिकल्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, लेट्स हैव अ लुक। यस, okay, next one, how according to the author the brain drain has seen a tide turning। so यहाँ पर एक चीज का नोट करना आप लोगों को, अभी तक जो दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्यू पॉइंट पूछे गए हैं, तो दैट इज रिक्वायरिंग द थॉरो रीडिंग ऑफ द पैराग्राफ। बहुत थॉरो रीडिंग और बहुत ही क्विक रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी, बिकॉज इस तरीके के स्टेटमेंट्स को आंसर करने का मतलब है कि आपको वो आंसर्स कहां प्रोवाइड रहेंगे, आपके पैराग्राफ में ही प्रोवाइडेड रहेंगे। ठीक है, सो फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज व्हिच हैज डेफिनेटली हेल्प्ड द स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, क्या ये रहेगा? या स्लोइंग डाउन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज अ जनरल कॉन्सेप्ट आंसर। ठीक है, यस, वर्क वीजा रेगुलेशन इन द वेस्टर्न कंट्रीज, या ऑल अबव, या अदर देन द दोज गिवन इन द ऑप्शंस। सो अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ रीड आउट सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपकी जो ऑल अबव की जो ऑप्शन है वो जो यहाँ पर सुटेबल बहुत अच्छे से रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन, what is the name of the leading academic institute for being the first choice for the students preference to do the PG or research work? so एक understood factor भी है, but paragraph में भी इस चीज को highlight किया गया है, that is only given to your IIT Delhi, so that is a very readily answer। please have a look, यहाँ पर specially mention किया गया है from the passage, means आपका अपना आंसर वैल्यूएबल नहीं है, यहाँ पर आपका व्यू पॉइंट नहीं पूछा गया है, स्पेशली अगर यहाँ पर बात बोल दी गई है फ्रॉम द पैसेज, मीन्स वॉट एवर दैट इज रिटन इन द पैसेज, नॉट योर व्यू पॉइंट। वैसे देखा जाए तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, जनरल क्वेश्चन है, अपने हम व्यू पॉइंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट यहाँ पर एग्जामिनर जो है फ्रॉम द पैसेज का ही डिमांड करता है। दैट इज आई एम टेलिंग यू, प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली, दैट इज मोर नीडेड। यहाँ पर हो सकता था कि आप अपनी तरफ से आंसर दे सकते हैं, हो सकता है कि यू मस्ट हैव चूजन IIT मुंबई, या हम बोल सकते हैं IMM बेंगलोर भी है। ठीक है, बट फ्रॉम द पैसेज दैट इज गिवन दैट इज IIT दिल्ली। Okay, next one, how according to the passage most IITians are chalking newer routes। ठीक है, they are opening their own startups, they are opting for teaching instead of working their traditional jobs, या many IIT students prefer to do PG or research from IIT due to the higher ranking academic facilities and availability of R&D labs or equipments and projects। yes, exactly देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर जो गिवन है, okay, wait, yes, इस क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत अच्छे से गिवन है कि why there is a talking new, means जो एक न्यू पार्ट जो है एक तरीके से उसके लिए क्यों IITians जो है वो प्रेफर कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू द पैसेज जो जा रहा है दैट इज अ C स्टेटमेंट, दैट मेनी IITians prefers to do the PG and research for having that lab systems and all। ठीक है,
ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको, और ये पैराग्राफ देखा जाए रीड आउट करने में अगर आपको ये पता लगे तो ये बहुत इजी पैराग्राफ दिया है, आरसी इतना डिफिकल्ट नहीं दिया। इससे पहले अगर आपने एक चीज नोट की हो तो इससे पहले वाला जो थोड़ा सा ग्रामर पार्ट था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया गया था, ठीक है। तो एग्जामिनर को पता है कि कौन सा पार्ट अगर कितने लेवल का अगर एग्जामिनर देता है तो कौन सा दूसरा पार्ट जो है वो कौन सा लेवल रहेगा देने के लिए। नेक्स्ट वन, which is one of the key recommendation for the Kakodhar committee, ठीक है। So introduce the more course to match the global diversities, the emphasis on education research technology, या provide better cost and benefit of the program, या intake of more students and faculties in their PhD graduation program, या other than those given in the option. So according to this one, यहाँ पर PhD program के बारे में जो है वो अच्छे से बात की गई है। प्लीज have a look, यहाँ पर आपको मैं शो करती हूँ कि इसका आंसर कहाँ पर है। Let's have a look. यस, यहाँ पर इस तरीके से पीएचडी के प्रोग्राम्स के लिए बात की गई। पीएचडी ग्रेजुएशन, देन पीएचडी अज्यूमिंग द पीएचडी स्टूडेंट्स मस्ट बी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो आपको गिवन आंसर रहेगा। सो इसका आंसर है इनटेक ऑफ द मोर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज इन द पीएचडी प्रोग्राम्स, राइट। सो यहाँ पर इसका आंसर है। बहुत इजीली आप इस पैराग्राफ को लोकेट कर सकते हैं बिकॉज इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। कहीं ना कहीं इसके बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं जो है किसी न्यूज़पेपर में, आर्टिकल में इस पार्ट के बारे में, आईआईटी कंपनीज के बारे में जो है वो जरूर पता किया होगा या पढ़ा होगा। सो यू विल बी गेटिंग द इजिली अंडरस्टैंडेबल पैराग्राफ ओवर हियर। नेक्स्ट वन, नाउ दे हैव गिवन यू द क्या कहते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स दैट इज बीइंग गिवन। सो लेट्स हैव अ लुक क्या दिया है, क्या प्रोवाइडेड है। वेट, ओके, सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड एक्सहॉल्टेड, ठीक है। एक्सहॉल्टेड का मीनिंग जो है इन्होंने पूछा है, सिमिलर पूछा है, सिमिलर का मीनिंग है सिनोनिम्स होता है। सो लेट मी टेल यू पहले एक्सहॉल्टेड का मतलब क्या है। पर्सन और देयर रैंक, एक रैंक के बारे में बात की गई है तो उसके अकॉर्डिंग है। सो द फर्स्ट वर्ड दैट इज गिवन इज क्रिटिसाइज। तो क्रिटिसाइज इज अ नेगेटिव वर्ड, क्रिटिसाइज करना, किसी को डाउन फील करवाना। सो दैट इज द क्रिटिसाइज, सो दैट कैन नॉट बी द सेम मीनिंग। इम्पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल अगेन दैट इज नॉट बीन पॉसिबल, जो हो नहीं चल सकता है। इलस्ट्रेटिव दैट इज टू प्रोवाइड, ठीक है। एंड दूसरा है डाउनटेटिंग, दैट इज अगेन अ वेरी, किसी को बहुत ही इंफीरियर तरीके से शो करना, या अदर देन दोज गिवन इन द गिवन पैराग्राफ। तो हमारे लिए जो अकॉर्डिंग टू एक्सॉल्टेड का मीनिंग जो है अकॉर्डिंग टू द पैसेज और अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन गिवन दैट इज इलस्ट्रेटिव, ठीक है। किसी को एक हायर रैंक मिलना तो दैट पर्सन इज जस्ट प्रोवाइडिंग यू समथिंग, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग पैराग्राफ के अकॉर्डिंग एक्सॉल्टेड और आपका इलस्ट्रेटिव का मीनिंग जो है वो सिमिलर जा रहा है, नियर बाय जा रहा है, तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट। Okay, moving on to the next one. Which among the following is similar in the meaning to the word trumpet? ठीक है, अब अगेन trumpet का मीनिंग सिमिलर में पूछा है। प्लीज हैव अ लुक, क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड आउट करना, ये मत समझ के चलना कि एग्जामिनर ने पहले सिमिलर पूछ लिया है तो नेक्स्ट हो सकता है वो ऑपोजिट पूछे। जरूरी नहीं, वो सिमिलर दोबारा पूछ सकता है। सो प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है। ट्रम्पेट का मीनिंग पूछा है, सो लेट्स हैव अ लुक द अदर मीनिंग। जैसे कि आउट, कैसे कि बैस्ट, मैं अब दूसरे वर्ड्स बता रही हूँ। बैश करना मीन्स अपॉन, इट्स अ नेगेटिव वर्ड, किसी को डिस्ट्रॉय करना या नॉट इन अ गुड पार्ट बोल सकते हैं। इरिट का मतलब है नॉट सो स्टैटिक, मींस अनवांटेड जो है वो मूवमेंट शो करना। एम्बैरेस्ड अगेन अ नेगेटिव वर्ड। तो ट्रम्पेट का मतलब होता है दैट इज अप स्टेज या आउटशाइन करना। ट्रम्पेट का जो मीनिंग है दैट इज आउट स्टेज या आउटशाइन करना, बहुत ही अच्छे से उभर के बाहर आना, ये बोला जा सकता है। तो इसका जो पैराग्राफ में और जो ऑप्शन गिवन है दैट इज आउटशाइन। आउटशाइन विल बी द राइट वर्ड दैट इज गिवन इन द पैराग्राफ एंड दैट वी कैन आल्सो टेक इट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, which for the following is the opposite? प्लीज हैव अ लुक, यहाँ पर अभी इन्होंने बहुत अच्छे से आपसे क्या पूछ लिए हैं, ऑपोजिट्स पूछे हैं। ऑपोजिट्स मींस एंटोनियम, राइट। क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं हम लोग। ऑपोजिट पूछा गया है क्लैंप डाउन, ठीक है। पहली बात तो हमें ये मीनिंग पता होना चाहिए कि क्लैंप डाउन क्या होता है। क्लैंप डाउन का मतलब होता है सडन चेंज, ठीक है। सडन चेंज हुआ, सडन ड्रास्टिक चेंज हुआ, जैसे कि कोई क्लाइमेटिक वेरिएशन के कारण हुआ, अभी एकदम से धूप है, एकदम से बारिश हो जाती है, तो दैट इज अ सडन चेंज, यू कैन गो फॉर दैट। और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। सप्रेशन, ठीक है। अब सप्रेशन का मतलब होता है दैट इज डिफेक्ट, किसी को किसी चीज को, किसी एक्टिविटी को सप्रेस करना, किसी चीज का डिफेक्ट निकालना, दैट इज अ सप्रेशन, ठीक है।
रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब होता है क्वेश्चन या किसी को बेसिकली हम बोल सकते हैं बाय फोर्स, ठीक है, बाय फोर्स लगाना, ठीक है। फ्रीडम, यू नो दैट इज फ्री, सरेंडर करना, किसी के अंडर आना, या अदर देन गिवन इन द पैराग्राफ ऑप्शन, तो ये तो रहेगा नहीं। तो यहाँ पर जो आपका जो क्लैम्प डाउन का जो राइट नाउ ऑपोजिट रहेगा दैट विल बी योर रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब है एकदम से रिलीज होता है बाय फोर्स, दैट इज अ रिप्रेशन। क्लैम्प डाउन जो सडन चेंज होता है, और सडन चेंज का मतलब नेचुरल चेंज, ठीक है। रिप्रेशन वो होता है जो बाय फोर्स किया जाता है। सो यहाँ पर जो बाय फोर्स है रिप्रेशन इसका राइट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज which of the following is the opposite of that word is economical, ठीक है। इकोनॉमिकल रहेगा, इकोनॉमिकल का जो मीनिंग है दैट विल बी सम सॉर्ट ऑफ वेरिएशन पार्ट, ठीक है। जस्ट मेक इट दैट वे क्लियर। ओके, यूनिवर्सल बोला जा सकता है, नॉन डोमिनेंटल बोला जा सकता है, ऑल इंक्लूसिव जहां पर हर एक चीज को एक सिंगल पार्ट में लिया जाता है, या एक बात बोली जाए तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग द होल ऑफ द बॉडी ऑफ द चर्च, ठीक है, दैट इज इकोनॉमिकल बोला जाएगा। और इसका जो राइट आंसर है दैट इज ओके अनलिमिटेड, ठीक है। तो अनलिमिटेड पार्ट इस तरीके को नहीं लिया जाएगा, बिकॉज यहां पर हमसे क्या पूछा गया है, ऑपोजिट्स पूछे गए हैं। रूलर इज अगेन द आउटर स्कर्ट बोला जा सकता है। हाइजीन बिल्कुल हेल्थ की तरफ इन्होंने दिया, क्लीनिनेस की तरफ ले गए। और इन कंप्रिहेंसिव का मतलब है दैट इज द गवर्निंग पावर, जैसे कि यहाँ पर इकोनॉमिकल का मतलब था दैट इज रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द चर्च बोला जा सकता है, यूनिवर्सल पार्ट बोला जा सकता है, यूनिवर्सली इस चीज को लिया जा सकता है। तो इसका ऑपोजिट जो है वो इनकम्प्रिहेंसिव है। यूनिवर्सल बात बोली गई और एक तरीके से ऑपोजिट बोला गया कि ये इनकम्प्रिहेंसिव है, ये बहुत ही अनवांटेड, एक स्टैटिक है, बहुत ही ग्राउंडेड नहीं है, ग्लोबलाइज्ड नहीं है। तो इस तरीके से इनकम्प्रिहेंसिव जो है इसकी राइट ऑप्शन, राइट ऑपोजिट रहेगा, दैट इज एंटोनियम पार्ट, राइट। सो प्लीज हैव अ लुक। यहाँ पर देखो एग्जामिनर ने अब तक जो आपसे पेपर पूछा उसमें बहुत कुछ पूछ लिया है, बहुत अच्छे से जो है आरसी पूछ लिया, आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट डिटेक्शन भी पूछ ली, आपको रीअरेंजमेंट भी पूछ लिया है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट एक्सरसाइज। व्हाट दैट लास्ट एक्सरसाइज सेज, लेट्स हैव अ लुक। Okay, so last 96 to 100. Select the phrase or a connector from the given three option which can be used in the beginning to start the sentence to form a single sentence from the two sentences given below, implying the same meaning as expressed in the statement. Okay, please have a look. Now the statement थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर एक नया पैटर्न जो है फॉलो किया गया है। लेट मी टेल यू, ये वाला पेपर आपके सामने इशू करने का मेरा ये रीजन था डिस्कस करने का, बिकॉज बच्चे इसमें एग्जामिनर ने बहुत ही डिफरेंट पैटर्न लाके जो है वो प्रेजेंट किया गया है। अब ये वाले क्वेश्चन पार्ट में क्या है कि दे हैव जस्ट गिवन यू द फ्रेज और कनेक्टर दिए गए हैं, आपको क्या बताना है कि जो भी स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग बिगिनिंग मीन स्टार्टअप क्या होना चाहिए सेंटेंस का, या तो जो स्टार्टअप दिया है उसको ओमिट करके हम जो नया स्टार्टअप है वो यूज करते हैं जो अगर हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लगता है, या हम उसी स्टेटमेंट के पहले से ही एक जो है एक वर्ड जो रहेगा उसको हम लगाए, मीन्स हम स्टार्टिंग बताएं। उन्होंने हमें एक जो है लेफ्ट ओवर स्टेटमेंट तो दे दिया है बट हम स्टार्टिंग जो है वो खुद प्रोवाइड करें। सो ये पार्ट जो है उन्होंने पूछा है। सो लेट्स रीड द स्टेटमेंट केयरफुली, क्वेश्चंस पढ़ते हैं सो दैट वी कैन आंसर इट। The letter was badly written. I had great difficulty in making out its content. तो यहाँ पर the letter having means यहाँ पर है having great difficulty means आपके पास ये चीजें दी गई हैं, इसमें से आप किस चीज को जो है वो चेंज करना चाहते हैं, मेकिंग आउट द कंटेंट। सो देखा जाए इस वाली स्टेटमेंट में आप जो चेंज रहेगा करने के लिए वो किसको रहेगा, ओनली वन स्टेटमेंट, बिकॉज दे हैव गिवन यू द स्टेटमेंट, ओनली वन को हम चेंज करना चाहेंगे। द लेटर वॉज बैडली रिटन, नो, ठीक है, बिकॉज स्टेटमेंट आई हैड अ ग्रेट डिफिकल्टी मेकिंग आउट इट्स कंटेंट, सो यहां पर रहेगा द लेटर हैविंग बैडली रिटन, द लेटर हैविंग बैडली रिटन, बिकॉज वो एक पास्ट वाला पार्ट है कि जो वो चीज हुई है पास्ट में हुई है, ऑलरेडी वो जो लेटर है बहुत गंदे तरीके से लिखा गया है, सो दैट इज यू फेसिंग अ डिफिकल्टी टू रीड द कंटेंट। सो हैविंग मींस ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, इस अकॉर्डिंग बात की गई है, तो यहां पर द लेटर हैविंग, ठीक है, तो ये रहेगी राइट इसकी ऑप्शन। अगेन दिस पेपर is being expressed in a twisted form, है सेम चीज बट ट्विस्टेड फॉर्म में प्रेजेंट की गई है। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब यहां पर देखिए क्या है, इन एडिशन टू
to the 827 known killing over the past decade around the world. The journalists are kidnapped. The journalists are kidnapped, detained, tortured, intimidated, and harassed on and offline. Women face the added threat of gender-based violence and sexual harassment. ठीक है, so यहाँ पर where in option है, चेंज करने के लिए apparently option है और also option है. so यहाँ पर अगर हम स्टार्टिंग देना चाहें, ठीक है, प्लीज हैव अ लुक. यहाँ पर अभी हमें स्टार्टिंग वर्ड मांगा गया है वेयर इन, ठीक है, यहाँ पर वेयर इन के बारे में बात की गई है, मींस वी आर अबाउट टू चेंज दिस वन. ठीक है, वी हैव टू चेंज दिस वन. अपेरेंटली वर्ड यूज किया गया है या ऑल्सो वर्ड है, तो इन एडिशन की जगह पे इन एडिशन से पहले हम क्या लगाना चाहते हैं, यहाँ पर ये बात बोली गई है. प्लीज इस क्वेश्चन को समझने की गलती मत करना, बहुत अच्छे से रीड आउट करना कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है. इन्होंने सिलेक्ट द फ्रेज और कनेक्टर फ्रॉम द गिवन 3 ऑप्शंस which can be used in the beginning. जो आपके पास ऑप्शन दी गई है उनमें से कौन सी एक बेस्ट सुटेड ऑप्शन है जो आपकी स्टार्टअप ऑफ द स्टेटमेंट बन सकती है. सो ओवर हियर apparently in addition to, apparently का मतलब होता है so far as you know या can you see इस देश में आता है. तो यहाँ पर apparently in addition to the 827 known killings over the past, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन रहेगा that is apparently भी यूज किया जा सकता है और आपका where in भी यूज किया जा सकता है, सॉरी ऑल्सो भी जो है वो इस तरीके से यूज किया जा सकता है. तो ये रहा इसका ऑप्शन दैट इज डी. वेट यहाँ पर आपका डी ऑप्शन, सॉरी दैट इज फर्स्ट एंड योर थर्ड ऑप्शन दैट नीड टू बी चूज. फर्स्ट इज वेयर इन आएगा, या तो आप इसको ऑल्सो यूज करेंगे. अपेरेंटली अगर हम यूज करते हैं तो एक तरीके से हमें एक कंक्लूजन पार्ट जो है वो ऑलरेडी देना होगा या ऑलरेडी दिया होना चाहिए वो स्टेटमेंट में. सो एज फार एज यू नो, तो यहाँ पर वो बात नहीं गई है. इन एडिशन के बारे में बात की गई है, तो वेयर इन एडिशन या ऑल्सो इन एडिशन टू. ठीक है, तो इस तरीके से आपका वेयर इन यहाँ पर सुटेबल रहेगा या आप इसको ऑल्सो में स्टेटमेंट को डाल सकते हैं. ठीक है, ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ. ये वाले स्टेटमेंट को, ये वाले पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए प्लीज आप लोगों को क्वेश्चन पार्ट और स्टेटमेंट को समझना बहुत इजी, कामनेस के साथ इसको हैंडल करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ही अनवांटेड रहेगा और बहुत ही कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट की जा सकती है इसमें. Next one. Sometimes leaders are unaware of all the initiatives underway and their impact on the organization. In other cases, organizational politics conspires to let initiative continues long after they should have run their course. So यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर and और however और sometimes आपको 3 words दिए गए हैं. So what will be the startup? यहाँ पर इन्होंने startup के लिए पूछा है. So आपके अकॉर्डिंग startup के लिए यहाँ पर कौन सी ऑप्शन जो है वो चूजन रह सकती है? That is the E1. Both I and both first and second means first and second means and sometimes leaders are unaware, या हम बोल सकते हैं however leaders are unaware. So sometimes नहीं बात की जाएगी because sometimes already that been given, so we have to choose first and second. ये तो बहुत ही करेक्टेड रहेगा, अगर बहुत अच्छे से आप ध्यान दोगे तो क्वेश्चन में ही आंसर गिवन था. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. और वैसे भी जो हाउएवर वर्ड है वो क्या करता है, वो इंट्रोड्यूस करवाता है या कंट्रास्ट के बारे में बता रहा होता है. सो यू कैन यूज दिस वन. ओके, नेक्स्ट वन. एम्पल कंप्यूटिंग पावर एंड डिजिटल डाटा आर द फ्यूल फॉर द machine learning. Of course, the more data and the more iteration the algorithm engine goes through and better its output gets. So over here the right option that you need to choose is only the second option. Okay, let me show you the question first. Okay, यहाँ पर क्या रहेगा, that is only the second one. सेकेंड वन क्या है, therefore. वैसे तो being the fuel for the machine learning अगर हम यूज करते हैं स्टार्टिंग में तो नहीं पॉसिबल रहेगा, इनफैक्ट नहीं रहेगा. therefore the ample computing power, यहाँ पर एक तरीके से कंडीशनल वर्ड जो है वो यूज किया जाए. therefore इसके बाद में क्या होगा, therefore the ample computing power and the digital data is being required. तो यहाँ पर जो आपकी ऑप्शन रहेगी that is only the second one chosen part में रहेगा. Right? Okay, moving on to the last one. This was your 99th. Last 100 की तरफ चलते हैं. Okay, so next one, that is striking responsibility for the getting the defensive may elevate the sting of failure. It comes at the expense of learning. ठीक है, so the option that is given that is as such as जो करता है वो कंसिडर करवाता है थिंग्स को as such as. तो इस तरीके से अगर हम स्टेटमेंट कंजक्शंस हैं तो as such as the shrinking responsibility by getting the defensive, वो एक रीजन ऑलरेडी बता रहे हैं तो आप उस चीज को ऑलरेडी कंडीशन में नहीं डालोगे.
ऐसा डाल के। और अगर आप सो का यूज करते हैं, सो का मतलब होता है वेरी एक्सट्रीमली, सो स्ट्राइकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी टेकन एज अ स्ट्राइकिंग, मीन्स सो में नहीं जो है इस चीज को लिया जा सकता। और अगर दैट बोला जाता है, दैट भी एक तरीके से कंडीशन आगे क्वेश्चन की तरफ वो पुटअप करता है कि दैट हैपेंड, तो वो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, तो यहां पर दैट यूज नहीं किया जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द आंसर यहां पर जो राइट नाउ चूज एन ऑप्शन रहेगा दैट विल बी नन ऑफ दीज। तो यहां पर जो स्टार्टअप है इन दोनों में से, सॉरी इन तीनों में से कोई भी स्टार्टअप नहीं बन सकता है। सो दिस इज योर कंप्लीट डिस्कशन ऑफ योर मॉक पेपर। आई होप आपको ये पैटर्न जो मैंने डिस्कस किया है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चे। दिस इज अ वेरी यूनिक एंड डिफरेंट पैटर्न जो एग्जामिनर अब फॉलो कर रहा है, तो इससे आप ये जो है एक फाइंड आउट जो कर सकते हैं वो ये कि बहुत ही लेंथी पेपर है, थॉरो रीडिंग की डिमांड करता है, थॉरो अंडरस्टैंडिंग की डिमांड कर रहा है, ग्रामर भी है, वोकैबुलरी भी है, मिक्सअप भी चल रहा है, इवन हर एक स्टेटमेंट को ओवर जो है वो एम्फेसिस डिमांड करता है। सो एग्जामिनर इज वेरी मच रेडी टू सेट अ पेपर फॉर यू इन अ वेरी एक्सटेंसिव वे। पैटर्न बहुत अच्छा है बट डिमांड करता है प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर नॉलेज ऑफ ग्रामर, वोकैबुलरी एंड एवरीथिंग। सो आई फील कि आपको ये मॉक पेपर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, सो आई विल बी बैक टू यू अगेन विद द नेक्स्ट मॉक पेपर विद द नेक्स्ट पैटर्न। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।